नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की सभी परीक्षाओं में 100 में से 35 नंबर यूपी जीके और कंप्यूटर के आते हैं। तो इनका रिवीजन किए बगैर आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को आपको पढ़ना होगा, इसलिए डेली रिवीजन आपके लिए ज़रूरी है। मैं प्रयास करूंगा आपके लिए 35 में 35 नंबर लाने की तैयारी वाली ये सीरीज निरंतर जारी रखूं आपके एग्जाम तक, ताकि आपके जितने भी एग्जाम हैं यूपी ट्रिपल एस सी के सभी में बहुत अच्छा स्कोर हो सके। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस की सभी पीडीएफ और बहुत अच्छे सुव्यवस्थित नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे, जिनके द्वारा आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर पाएंगे। लेखपाल की परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न हमारे नोट से आया था और ऐसा आप सभी ने हमें कमेंट करके मैसेज करके बताया है। पूरा एक जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था 35 नंबर का, उसमें से 10 प्रश्न लेखपाल की परीक्षा में आए थे। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर जीके और यूपी जीके की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कंप्यूटर का जनरल नॉलेज अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यूपी का भी, क्योंकि परीक्षा में आपको यहाँ से अच्छा स्कोर करना ही पड़ता है। प्रश्न पहला है कि आपका कि डगलस एंगलबार्ट ने 1960 के दशक में किस महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस का आविष्कार किया था जिसका पहला प्रोटोटाइप लकड़ी का बना था? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, माउस। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबार्ट ने 1960 के दशक में किया था। सही ईयर है 1964। इनके सहयोगी थे बिल इंग्लिश ने इनका हार्डवेयर बनाया था। और इसकी संरचना की अगर बात की जाए तो माउस के पहले प्रोटोटाइप का बाहरी आवरण लकड़ी का बना था और उसमें एक्स और वाई दिशा में गति मापने के लिए 2 धातु के पहिए लगे हुए थे। आधुनिक माउस में स्क्रॉल व्हील का आविष्कार 1995 में एरिक मिशेलमैन ने किया था। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न है, लगभग हर परीक्षा में 1-2 आविष्कार या खोज से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टीसीपी डेटा पैकेट्स के सही क्रम और सुरक्षित डिलीवरी की गारंटी देता है, क्या यह सही है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा पैकेट्स को नेटवर्क पर सही गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये दोनों सही हैं, आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो टीसीपी है वो सेंडर से रिसीवर तक डेटा पैकेट्स की बिना किसी त्रुटि और सही क्रम में डिलीवरी सुनिश्चित करता है। यदि कोई पैकेट रास्ते में खो जाता है तो टीसीपी उसे फिर से भेजने का अनुरोध करता है। अगर बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो ये डेटा पैकेट प्रेषक के आईपी एड्रेस से निकलकर सही गंतव्य यानी कि सही आईपी एड्रेस तक पहुंचता है और यह एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इसका विकास विंड सर्फ और बॉब कॉर्न ने किया था। किसका? टीसीपी आईपी मॉडल का आविष्कार विंड सर्फ और बॉब कॉर्न ने किया था। इसमें मुख्य रूप से 4 लेयर होती हैं: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एसेस, जबकि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग की। वह कौन सी उन्नत शाखा है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की कई परतों का उपयोग करती है और मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने का प्रयास करती है? पूछा गया है कि एआई और मशीन लर्निंग की कौन सी उन्नत शाखा है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क की कई परतों का उपयोग करती है और मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने का प्रयास करती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक बहुत ही जटिल एवं विशेष उपशाखा है जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क पर पूरी तरह से आधारित है। नेटवर्क संरचना, इसमें डीप शब्द का अर्थ नेटवर्क में मौजूद कई हिडन लेयर्स से है। एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर होती हैं। मानव मस्तिष्क की नकल, यह मानव मस्तिष्क में मौजूद जैविक न्यूरॉन्स की तरह कार्य करता है जो खुद से सीखकर जटिल डेटा पैटर्न्स को पहचानने में सक्षम है। एप्पल की सिरी, अमेजन एलेक्सा,
स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग कारें और चेहरे की पहचान प्रणाली डीप लर्निंग के ही उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब डीप लर्निंग यहाँ तक पहुँच गई है कि आपको स्कैन करके एआई आपको बता देगी कि आपके अंदर कौन कौन सी बीमारियों होने की संभावना है। आपके चेहरे को स्कैन करके बता देगी कि आपका वर्तमान में बीपी लेवल क्या है। तो इतना एआई एडवांस हो चुकी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग और एआई टूल फ्रेमवर्क है जिसका व्यापक रूप से न्यूरल नेटवर्क बनाने में उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका बी, टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो गूगल की गूगल ब्रेन टीम द्वारा विकसित एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल के निर्माण, प्रशिक्षण और निष्पादन के लिए किया जाता है। केरास यह टेंसर फ्लो के ऊपर चलने वाली एक उच्च स्तरीय न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी है जो कोडिंग को और आसान बनाती है। पाईटॉर्च इसे फेसबुक अब मेटा के आई रिसर्च लैब द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान शोधकर्ताओं के बीच यह टेंसर फ्लो को सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है। हडूप और स्पार्क ये अपाचे फाउंडेशन के उत्पाद हैं जो बिग डेटा की प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, ना कि न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर हार्डवेयर के पदानुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 2 दिए गए हैं, उनकी सत्यता पर विचार करना है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में अधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सही है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं और यह कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है, यह भी सही है। कई बार मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, तो आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कैश मेमोरी 3 तरह की होती है, इसके 3 लेवल होते हैं। L1 सबसे तेज, L2 फिर L3 आता है। और जो रजिस्टर है ये सबसे तेज मेमोरी है और सीपीयू के भीतर ही स्थित होती है और डेटा को स्टोर करने का सबसे तेज और सबसे छोटा माध्यम है। मेमोरी की गति के क्रम की बात करें सबसे तेज से धीमी की, तो रजिस्टर्स आते हैं, फिर कैश मेमोरी आती है, फिर मेन मेमोरी आती है जिसके अंदर रैम आता है, फिर आती है मैग्नेटिक डिस्क और फिर आती है ऑप्टिकल डिस्क। बात करते हैं वर्तमान इंटरनेट संचार में उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 का एड्रेस आकार कितने बिट्स का होता है। कई बार प्रश्न करवाया जा चुका है। सी ऑप्शन आपका सही है, आप सभी इससे परिचित हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जो IPv6 है वो हेक्साडेसिमल प्रारूप को अपनाता है जिसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं और A से लेकर F तक के अक्षर होते हैं। IPv4 जो है ये 32 बिट का होता है और डेसिमल नंबर को अपनाता है। ये डॉट से अलग करता है, जबकि ये जो है आपका IPv6 है ये कॉलन से अलग करता है। ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक या सेंडर द्वारा सर्वर तक भेजने के लिए मुख्य रूप से किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो पूछा गया है कि सेंडिंग का काम कौन करता है, तो यहां पर सेंडिंग का काम SMTP करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। पोर्ट नंबर ये यूज करता है 25, गैर इनक्रिप्टेड होता है, और जब 587 यूज करता है वो सुरक्षित होता है और TLS सर्टिफिकेट पर आधारित होता है, यानी कि एनक्रिप्टेड होता है। ईमेल प्राप्त करने के 2 प्रोटोकॉल मुख्यतः हैं, एक तो है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका उपयोग सर्वर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए होता है और इस प्रोटोकॉल की समस्या यह है कि जैसे ही आप ईमेल डाउनलोड करेंगे सर्वर से ईमेल डिलीट हो जाता है। ये पोर्ट नंबर 110 या 995 का प्रयोग करता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये आजकल यूज में लाया जाता है। ये अधिक उन्नत है, जो सर्वर पर ही ईमेल को सिंक करके पढ़ने की सुविधा देता है, जिससे कई डिवाइस पर एक साथ ईमेल एक्सेस किए जा सकते हैं। ये पोर्ट 143 या 993 पर काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में अत्यंत उपयोगी फंक्शन बी लुकअप का मुख्य कार्य क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, किसी टेबल के पहले कॉलम में कोई मान खोजना हो और उसी पंक्ति के अन्य कॉलम को मान लौटाना हो। यह एक्सेल का एक पावरफुल डेटाबेस है जहां पर बी का अर्थ है वर्टिकल, जो किसी बड़े डेटाबेस या टेबल के सबसे बाएं कॉलम में एक विशिष्ट डेटा को खोजता है। खोजने के बाद यह उसी पंक्ति में दाईं ओर आगे बढ़ते हुए आपके द्वारा निर्दिष्ट कॉलम इंडेक्स से डेटा निकाल कर देता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी की सीट में केवल कर्मचारी ID दर्ज करके उस कर्मचारी का नाम और वेतन हजारों लोगों की सूची से स्वतः खोजना। अन्य संबंधित फंक्शन की बात करें तो H लुकअप आता है, यह क्षैतिज रूप से डेटा खोजता है, और X लुकअप जो है वो ऑफिस 365 में प्रयोग होता है और अधिक उन्नत है,
ये किसी भी दिशा में डेटा खोज सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सबस्क्रिप्ट जैसे H2O में 2 प्रभाव लागू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस इक्वल टू, यानी कि कंट्रोल की बटन दबाएंगे और फिर आप इक्वल टू की बटन दबाते हैं तो फिर आपका ये उपयोग में लाया जाता है। एमएस वर्ड में इसका अर्थ है किसी अक्षर या संख्या को बेस लाइन से थोड़ा नीचे और छोटे आकार में लिखना। जैसे जो केमिस्ट्री के फार्मूला होते हैं उनमें आप H2O CO2 लिखते हैं। शॉर्टकट कुंजी आपको बता दी गई है। सुपर स्क्रिप्ट होता है स्क्वायर लिखने के लिए, क्यूब लिखने के लिए, 10th में TH ऊपर लिखने के लिए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का प्रयोग होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो आपका हो जाएगा। समीकरण की बात करें तो एल्ट प्लस इक्वल टू शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके वर्ड में सीधे गणितीय समीकरण का बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में वह कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर डेटा या सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करता है, पैसे की मांग करता है? तो वो रैंसमवेयर होता है और ये सिस्टम में घुसता है, डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ जो हैं आपको उनको एनक्रिप्ट कर देगा और असली उपयोगकर्ता अपनी ही फाइलों को खोल नहीं पाता है। फिर इसके बदले में फिरौती मांगी जाती है। साल 2017 का वानाक्राई और पेट्या रैंसमवेयर हमले दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमलों में गिने जाते हैं। हाल ही में लॉकबिट भी काफ़ी चर्चा में रहा है। स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की जासूसी करता है जैसे पेगासस, जबकि एडवेयर स्क्रीन पर बार बार अनचाहे विज्ञापन दिखाता है। भारत में डिजिटल वित्तीय उपकरण के रूप में क्रांति लाने वाला यूपीआई, जिसका संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है, का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया तत्कालीन आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा और यह भारत के डिजिटल इंडिया अभियान की रीढ़ है। वैश्विक विस्तार वर्ष 2024 से 2026 के बीच भारतीय यूपीआई को फ्रांस, एफिल टावर, यूएई, श्रीलंका और मॉरिशस और नेपाल जैसे कई देशों में भुगतान के लिए स्वीकार किया जाने लगा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर दोनों विशेषताओं का समर्थन नहीं करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, एमएस डॉस। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही पुराना सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आईबीएम पर्सनल कंप्यूटरों के लिए विकसित किया गया था। इसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता ही कार्य कर सकता है और केवल एक ही प्रोग्राम का या कार्य निष्पादित किया जा सकता है। आप इसमें एक साथ गाने सुनते हुए टाइपिंग नहीं कर सकते। यह कमांड लाइन इंटरफेस आधारित है, यानी इसमें माउस का काम नहीं होता है, केवल कीबोर्ड से टेक्स्ट कमांड टाइप करने पड़ते हैं। इसके विपरीत विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस और यूनिक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है और मल्टीटास्किंग तथा मल्टी यूजर क्षमताएं प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के तहत इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1999 में किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है आपका केविन एस्टन के द्वारा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द को ब्रिटिश प्रौद्योगिकीविद केविन एस्टन ने 1999 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए एक प्रेजेंटेशन के दौरान गढ़ा था। आईओटी उन भौतिक उपकरणों के नेटवर्क को संदर्भित करता है जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस होते हैं ताकि वे बिना इंसानी मदद के डेटा एकत्र और साझा कर सकें। प्रारंभिक तकनीकी की बात करें तो शुरुआती दौर में आईओटी को संभव बनाने में आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का बड़ा योगदान था। स्मार्ट होम्स, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट एसी, स्मार्ट कृषि, मिट्टी की नमी मापने वाले सेंसर और बियरेबल्स, स्मार्ट वॉच जैसे हार्ट बीट नापती हैं, तो जो हृदय की धड़कन है वो स्मार्ट वॉच से नापी जा सकती है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा प्रोसेसिंग की अवधारणा को समझने के लिए 3 V's का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम उन मूल 3 V's में शामिल नहीं है? तो देखिए अभी तो 5 V's का चल रहा है, मूल जो आया था वो 3 V's का सिद्धांत आया था और उन 3 V's में वर्चुअलाइजेशन नहीं है। बिग डेटा का अर्थ है सूचनाओं का वह विशाल भंडार जिसे पारंपरिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर से संबंधित या प्रबंधित या प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हडूप जैसे फ्रेमवर्क लगते हैं। बिग डेटा प्रोसेसिंग का
डग लैनी द्वारा 2001 में मूल रूप से 3 बी द्वारा परिभाषित किया गया था। एक तो था वॉल्यूम, दूसरा था वेलोसिटी और तीसरा था वैरायटी। वॉल्यूम का अर्थ है डेटा का विशाल मात्रा में होना, टेराबाइट पेटाबाइट्स में है। वेलोसिटी डेटा के उत्पन्न होने और प्रोसेस होने की अत्यधिक तीव्र गति, जैसे लाइव यूट्यूब वीडियो या शेयर बाजार का डेटा। वैरायटी की बात करें तो डेटा के विभिन्न प्रकार और प्रारूप, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और लॉग्स। विस्तार, बाद में इसमें 2 वी और जोड़े गए। एक तो वेरासिटी जोड़ा गया, डेटा की सत्यता और गुणवत्ता क्या है, और दूसरा वैल्यू जोड़ा गया, डेटा की उपयोगिता क्या है। तो अब इसे 5 वीज भी कहा जाता है। वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग की एक हार्डवेयर तकनीकी है, यह बिग डेटा के 3 वी का हिस्सा नहीं है। तो 5 वी कौन कौन से हैं? वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वैरायटी है। लेकिन शुरुआत में सिर्फ यही 3 आए थे, बाद में 2 जोड़े गए हैं, एक तो वेरासिटी और दूसरा वैल्यू। अगला प्रश्न है आपका कि भविष्य के कौशल और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल के संदर्भ में सास का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है सिस्टम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्य रूप से 3 सेवा मॉडल होते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, एसएएस, और दूसरा होता है पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जैसे गूगल ऐप इंजन। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंटरनेट पर वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और सर्वर जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर किराए पर देता है, जैसे अमेजन वेब सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। तो ये कंप्यूटर का सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे यूपी जीके के सेक्शन की तरफ, जहां पर आप 20 प्रश्न देखने वाले हैं। यूपी जीके का जो आपका पहला प्रश्न है और आज का 16वां प्रश्न है कि 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य को भारत का ऐतिहासिक 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, सुरहाताल। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार और रामसर सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का ऐतिहासिक 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। सुरहाताल एक प्राकृतिक गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंगा नदी के घुमावों के कटने से हुआ है। ये विदेशी और प्रवासी पक्षियों, विशेषकर साइबेरियन क्रेन और लाल कस्टर्ड पोचार्ड के लिए एक प्रमुख शीतकालीन आश्रय स्थल है। इसे 1991 में पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। ये भारत के पर्यावरण संरक्षण इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है आपका कि 5 जून 2026 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सुरहाताल के रामसर सूची में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या हो गई है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 13। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल बलिया राज्य का 13वां रामसर स्थल है। इससे पहले शेखा झील को घोषित किया गया था और पटना पक्षी विहार को भी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न बिंदु है कि लहुरा देव संत कबीर नगर से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये लगभग 8 से 9 हजार ईसा पूर्व के हैं। आलमगीरपुर मेरठ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं। हिंडन नदी यमुना की एक सहायक नदी है और यह कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता का अब तक का ज्ञात सबसे पूर्वी पुरास्थल है। इसकी खोज 1958 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के यज्ञ दत्त शर्मा ने की थी। यहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा भारत के कुल कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? सही उत्तर है आपका सी, 9। 8 राज्य हैं जिसमें उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है दिल्ली। यूपी के 3 जिले दिल्ली से सीमा बनाते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत। सबसे लंबी और छोटी सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ लगभग 579 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसके यूपी के 7 जिले पीलीभीत से महाराजगंज तक के लगते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और कला के संदर्भ में प्रसिद्ध चरकुलाल लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें महिलाएं अपने सिर पर कई दियों का पहिया रखकर नृत्य करती हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ब्रिज क्षेत्र।
चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र, विशेषकर मथुरा और वृंदावन का एक बहुत ही शानदार और कठिन लोक नृत्य है। नृत्य शैली की बात करें तो इसमें महिलाएं घूंघट काढ़कर अपने सिर पर बैलगाड़ी के पहिए से बना लकड़ी का एक पिरामिड नुमा भारी ढांचा, जिसे चरकुला कहते हैं, रखती हैं। इस चरकुले में वैष्णव परंपरा के अनुसार 108 जलते हुए दिए रखे जाते हैं। ब्रज के अन्य नृत्यों की बात करें तो रासलीला है, मयूर नृत्य है मोर पंख पहनकर, और अगला है झूला नृत्य। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों के संदर्भ में राज्य में यूरेनियम और तांबा के भंडार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये ललितपुर में पाए जाते हैं। ललितपुर जिला बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है। ये 3 ओर से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है और ये यूपी का इकलौता ऐसा जिला है। अन्य जिलों की खनिजों की बात करें तो सोनभद्र सिंगरौली क्षेत्र कोयले के लिए और चूना पत्थर के लिए, मिर्जापुर बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस के लिए, बांदा बॉक्साइट और गोमेद के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत काला नमक चावल को किस जिले का विशिष्ट उत्पाद घोषित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका सिद्धार्थनगर। इसे बुद्ध का प्रसाद कहते हैं। कुशीनगर केले के रेशे से बने उत्पादों के लिए, चंदौली जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जरी जरदोजी के लिए ओडीओपी में शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है, बल्कि इसका उद्गम पीलीभीत जिले की दलदली भूमि फुलहर झील से मैदानी क्षेत्र में होता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी गोमती। उत्तर प्रदेश की नदियों को उनके उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: हिमालयी नदियां, मैदानी नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। मैदानी नदी गोमती। गोमती एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम हिमालय या किसी पहाड़ी क्षेत्र से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मैदानी दलदली क्षेत्र से होता है। उद्गम स्थल की बात करें तो ये पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास स्थित फुलहर झील, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं, वहां से निकलती है। संगम और सहायक नदी। सई नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। गोमती नदी गाजीपुर जिले के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जौनपुर जिसे सिराज ए हिंद कहते हैं, और सुल्तानपुर इसी गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो स्वयं को किरात वंश का मानती है और हिंदू त्योहार दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो सही उत्तर है आपका थारू। इनका निवास क्षेत्र तराई क्षेत्रों में है, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में इनके लिए एक विश्वविद्यालय की भी स्थापित किया जा रहा है और इनका समाज मात्र सत्तात्मक होता है। इनमें बदला विवाह, बहन के बदले बहन का विवाह का प्रथा प्रचलित है। इनका प्रमुख त्योहार बजहर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान के अंतर्गत भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद यह एक राज्य स्तरीय संस्था है जो शाहजहांपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सरकरा चीनी संस्थान ये कानपुर में स्थित है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR भी स्थित है। लखनऊ के अन्य संस्थानों की बात करें तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI और केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान CISH भी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जिनका वास्तविक नाम धोधूपंत था? तो सही उत्तर है आपका नाना साहेब ने। कानपुर के विद्रोह का अंततः ब्रिटिश जनरल कॉलिन कैंपबेल ने दिसंबर 1857 में दबा दिया था। बेगम हजरत महल लखनऊ अवध से, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद प्रयागराज से और खान बहादुर खान ने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध मध्यकालीन कवि और संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस आधुनिक जिले में हुआ था? तो सही उत्तर है आपका कासगंज। अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के एक महान सूफी संत, कवि, संगीतकार और विद्वान थे। उनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह पटियाली एटा जिले का हिस्सा था, लेकिन 2008 में नए जिले बनने के बाद वर्तमान पटियाली कासगंज जिले के अंतर्गत आता है। अमीर खुसरो को
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, तबला और सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक तथा कव्वाली गायन शैली का जनक माना जाता है। उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें तूती ए हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि दी। उनकी रचनाओं की बात करें तो खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा और आशिका उनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचनाएं हैं और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश एक द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403, बिल्कुल सही है। और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। उत्तर प्रदेश भारत के उन 6 राज्यों में शामिल है जहां पर द्विसदनीय विधायिका मौजूद है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधानसभा निचला सदन और विधान परिषद उच्च सदन दोनों कार्य करते हैं। यूपी विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी? तो यह है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले वाराणसी के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, जो इसे राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य बनाता है। शुरुआत में इसे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि अब यहाँ शेर नहीं पाए जाते, लेकिन चिंकारा, सांभर और तेंदुए भारी संख्या में है। यहाँ प्रसिद्ध राजदरी और देवदरी जलप्रपात भी है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि जिलों में विस्तृत है। ये 2073 वर्ग किलोमीटर है और यूपी का सबसे बड़ा है। सबसे छोटे की अगर बात करें तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो ललितपुर में है, केवल 5.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। रानीपुर ये चित्रकूट में है। इसे हाल ही में यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो हाल ही में कहना तो ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य और मिट्टी के संदर्भ में गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में बाढ़ के पानी की पहुंच से दूर स्थित पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। उत्तर प्रदेश का अधिकांश मैदानी भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़। यह मिट्टी उन ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है जहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती हैं। इसमें कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। यह उपहार मृदा भी कहते हैं। अधिक सिंचाई वाले बांगर क्षेत्रों में लवणता के कारण इसे स्थानीय भाषा में रेह, ऊसर या भूर भी कहा जाता है। खादर की बात करें या नवीन जलोढ़ की बात करें तो यह नदी के समीपवर्ती निचले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां बाढ़ का उपयोग हर साल नई मिट्टी बिछा देता है। तो जो बाढ़ का पानी है वो हर साल नई मिट्टी बिछा देता है। इसे नूतन जलोढ़ या कछारी मृदा भी कहते हैं। भाबर हिमालय की तलहटी का कंकड़ पत्थरों वाला छिद्रयुक्त क्षेत्र है और तराई उसके दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध लट्ठमार होली का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो यह किया जाता है वरसाना में। परंपरा क्या है? इस परंपरा के तहत नंदगांव कृष्ण के गांव के पुरुष, जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, रंग खेलने बरसाना आते हैं। तब बरसाना की महिलाएं हुरियारने उन पर बचाव करते हुए लाठियों से प्रहार करने का एक आनंदमयी और पारंपरिक खेल खेलती हैं। पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। अगले दिन यही लट्ठमार होली नंदगांव में खेली जाती है, जहां बरसाना के पुरुष जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वर्तमान 2026 में उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों और जिलों में विभाजित किया गया है? तो 18 मंडल और 75 जिले हैं। 76वां जिला प्रस्तावित है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर, कल्याण सिंह नगर के नाम से। राज्य का 18वां और सबसे नवीनतम मंडल अलीगढ़ है, जिसे वर्ष 2008 में आगरा मंडल से काटकर बनाया गया था। इसमें अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज जिले आते हैं। राज्य में कुल नगर निगमों की संख्या 17 है। 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है, जो 2018 में बना था। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और विरासत के अंतर्गत फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण
मुगल सम्राट अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो सही उत्तर है आपका डी, गुजरात विजय। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1572 से 73 में करवाया था। अपने सफल गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में लगभग 1575 में यह बनकर तैयार हुआ। गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। वास्तुशिल्प की बात करें तो यह लगभग 54 मीटर 176 मीटर ऊंचा, 176 फीट ऊंचा है। ठीक है, कई बार लंबाई भी पूछी गई तो ध्यान रखिएगा, 54 मीटर और फीट में 176 फीट, और इसे विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। यह मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसे सजाने के लिए सफेद और काले संगमरमर का बेहतरीन काम किया गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची का हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं उद्योगों के संदर्भ में राज्य का कौन सा शहर पीतल नगरी के रूप में विख्यात है? तो सही उत्तर है आपका मुरादाबाद। इस शहर की स्थापना 1625 में मुगल सम्राट शाहजहां के सूबेदार रुस्तम खान ने की थी और इसका नाम शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद रखा था। मुरादाबाद की पीतल उद्योग ने केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का बहुत बड़ा स्रोत है। यह ओडीओपी योजना है के तहत प्रमुख उत्पादों में आता है। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए, कन्नौज इत्र नगरी के लिए और भदोई कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की कला और संगीत के क्षेत्र में ठुमरी की रानी के नाम से प्रसिद्ध गिरिजा देवी का संबंध किस संगीत घराने से था? तो सही उत्तर है आपका बनारस घराना। संगीत घराना, उनका जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी में हुआ और वे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक रखती थी। उन्हें विशेष रूप से पूर्व अंग की ठुमरी और शैली की परिष्कृत शास्त्रीय संगीत में उच्च और सम्मानजनक स्थान दिलाने का श्रेय दिया जाता है, इसलिए उन्हें ठुमरी की रानी या क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है। इनका निधन 2017 में हुआ। पद्मश्री 1972 में मिला, पद्म भूषण 1989 में मिला और भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। तो ये आपका यूपी जीके का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए ना, तभी तो फायदा है हमारे साथ जुड़ने का। तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं भारत की प्रमुख झीलों के। तो मीठे पानी की झीलों में बूलर झील आती है, डल झील आती है, लोकटक झील आती है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है। इसी पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है, जो संगाई हिरण का घर है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित एक प्रमुख मीठे पानी की झील है। बात कर लेते हैं खारे पानी की झील की, लैगून झील की। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित यह भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है। यह दया नदी के मुहाने पर है और यह 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल बनी थी। सर्दियों में यहाँ भारी मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं। पुलिकट झील की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में 84% और तमिलनाडु में 16% स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। वेम्बनाड झील की बात करें तो केरल में स्थित यह भारत की सबसे लंबी झील है और यह बैक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन होता है। अंतर्देशीय खारी पानी की झील में सांबर झील आती है, जो राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह भारत के कुल नमक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करती है। ये अरावली पर्वतमाला के गर्त में स्थित है। पेंगोंग त्सो झील की बात करें तो लद्दाख में स्थित है, भारत और चीन की सीमा पर है। यह अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है जो सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। क्रेटर उल्कापिंड निर्मित झील लोनार झील है। यह महाराष्ट्र के बुलवाड़ा जिले में स्थित है। यह झील एक क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण बनी थी। इसका पानी अत्यधिक खारा और क्षारीय होता है। हाल ही में सूक्ष्म जीवों के कारण इसका पानी गुलाबी हो जाने के कारण यह चर्चा में थी। कृत्रिम और हिमनद झीलें गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। रियंद बांध के पीछे बनी है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित झील है। अगली है रूपकुंड झील। ये उत्तराखंड में स्थित एक हिमनद झील है। इसके किनारों पर पाए गए सैकड़ों प्राचीन मानव कंकालों के कारण इसे रहस्यमयी झील या कंकाल झील भी कहा जाता है।
चोलामू झील, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर है। तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से माना जाता है, सिक्किम में यह स्थित है। तो आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको लगभग रोज 35 क्वेश्चन ये मिले, 15 कंप्यूटर के और 20 यूपीजी के। बताइएगा जो ये आपको एक्स्ट्रा सेक्शन कंटेंट मैंने दिया है, भारत की प्रमुख झीलें, क्या हर वीडियो में मैं एक छोटा छोटा टॉपिक आपको रिवाइज करवाने के लिए इंक्लूड करता रहूं, ताकि यूपीजी के और कंप्यूटर के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिले। तो कमेंट करके बताइएगा और कृपया वीडियो को हाइप ज़रूर कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन होता है, वहाँ से वीडियो को हाइप कर दिया करिए। आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत छोटा चैनल है हमारा, जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सहयोग करते रहिए। और रही बात पीडीएफ्स की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर मैसेज करिए और आपको पूरा कंटेंट विधिवत तरीके से नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और वो सभी पीडीएफ्स प्रिंटेबल फॉर्म में होंगी, जिनको आप बहुत आसानी से प्रिंट करवा पाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।